congratulates once again on this special event on 14th March 2021. Since today is very special event, okay, this is 14th of March 2021 और आज के दिन ही in the year of 1879 प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था on the time of 11:30 AM, while आज के दिन ही in the year of 2018 प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की डेथ एनिवर्सरी भी है. And there's a third event, that is Happy Pi Day. आज ही है वो Pi Day. So three special events, one of the greatest events in the history of physics and mathematics. आज एक साथ हैं. So we are going to discuss over that, starting with Professor Albert Einstein के बारे में. So I would like to first of all describe about the Professor Albert Einstein. Starting with the day of 14th of March in the year of 1879, जब Hermann Einstein and Pauline Einstein at the time of 11:30 AM had their first son. As he was born, his name was to be put as Abraham, but this seemed too much of the Jewish style because they were Jewish actually, but they wanted to prevent the child from being Jewish. That's why they had put its name as Albert. Since starting A was kept and the name was transformed to Albert. और फिर पड़ा the name of greatest physicist and mathematician of the history of physics and mathematics, the great Professor Albert Einstein. As the boy grew up, he was really very intelligent boy, but rather many people call even duffer. Just अब जैसे ही ना वो बॉय ग्रो हुआ, उनका ना जो हेड था वो बहुत ही बड़ा था इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल ह्यूमंस. उसके बाद एज ही ग्रो अप मोर एंड मोर, पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, इवन हार्डली अप टू एज ऑफ 2 ही कुडंट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे. और उसके बाद जैसे बोलना स्टार्ट किया, देन ही स्टार्टेड टू रिपीट द वर्ड्स. वो किसी भी वर्ड को बिना रिपीट के बोल ही नहीं पाते थे. फर्स्ट ही विस्पर्ड इट इन हिज ओन माउथ, देन फाइनली स्पीक ऑफ टू अदर्स. पहली बात तो पहले लोगों का लगा ये कभी अच्छे से बोल नहीं पाएगा, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग नेचर. जब उनको ना उनकी सिस्टर मिली, ओके, व्हेन he had got just his sister was smaller, younger than her, whose name was later Maria Einstein, which was converted, वो अपना निकनेम माजा आइंस्टीन बताती हैं. अब ना जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन को वो मिली, उन्होंने अपना जो फर्स्ट सेंटेंस बोला था उन्हें देख के कि वेयर आर द व्हील्स, इट्स नाइस बट वेयर आर द व्हील्स. मतलब उन्हें लगा कि ये जो मेरी सिस्टर है ये एक्चुअल में एक टॉय है, ये खिलौनी है. अब इसीलिए वो सोच रहे थे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं. एक्चुअली इवन माजा आइंस्टीन ने बहुत बार अपने स्पीच में कहा है that it takes a sound skull to be the sister of an intellectual. मतलब जो माजा आइंस्टीन का हेड था ना, वो वेरियस काइंड की हार्ड मेटल्स एंड ऑब्जेक्ट्स का टारगेट बहुत ही बार बन चुका था. एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही गुस्सैल रहते थे और उन्होंने एक ही बार एक वुडन चेयर से अपने एक मेट को भी चला के मारा था. सो दैट्स टू डेंजरस and it's too dangerous to stay with Professor Albert Einstein. बाद में वो थोड़े सुधर गए थे, but in the starting he was very naughty boy at all. And उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा है कि हम लोग जब छोटे होते हैं हम इस नेचर को समझने की, इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि ये बोर्ड बना कैसे था, ये यूनिवर्स, ये अर्थ बना कैसे था. लेकिन जैसे हम ग्रो अप करते हैं हम इन सारे क्वेश्चन को खुद से प्रिवेंट करते हैं. लेकिन मेरा डेवलपमेंट मीन्स आई एम सेइंग द वर्ड्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, ओके, तो उनका डेवलपमेंट इतना धीरे धीरे हुआ कि इवन एट द एज ऑफ एडल्टहुड वो अपने चाइल्डहुड को नहीं छोड़े. सो ही वाज स्टिल इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेचर एंड यूनिवर्स. इसलिए ही इज द ग्रेटेस्ट नोन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. As he grew up more and more,
उन्हें जैसे थोड़ा बहुत लेट स्कूल गए, उन्हें स्कूल्स पसंद ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि स्कूल्स में बस हमें रटाया जाता है और कुछ नहीं। एक बार तो उन्होंने अपने हिस्ट्री के टीचर से आर्ग्यूमेंट भी कर लिया कि आप लोग बस हमें रटाते हो। एक बार उनके हिस्ट्री ने पूछा कि व्हेन डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच इन द वॉर, तब उन्होंने बोला कि मैं व्हेन की क्यों बात करूं, वाई होना चाहिए कि वाई डिड दिस वॉर ऑकर। तो बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट हुई, उनके टीचर गुस्सा हो गए, he had become red by angerness and become angry as he grew up more। अब ना क्या हुआ, उन्हें दूसरा स्कूल मिला and as he went to that school he got excited, क्योंकि यहाँ पे रटाया नहीं जाता था, यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता था कि चीज़ों को विजुअलाइज कैसे करें, इसे इमेजिन कैसे करें, क्रिएटिविटी लिया जाता था, लाया जाता था बच्चों में। दैट्स वाई ही लव्ड दैट स्कूल वेरी मच। और उसी स्कूल में एज ही ग्रेव अप मोर एंड मोर एट द एज ऑफ 16 उन्होंने ये सपना देखा था, ये सोचा था कि अगर यहाँ से एक लाइट बीम जा रही है और मैं उस लाइट बीम पे बैठा हूँ तो ये दुनिया, ये समय, ये वक्त और ये पूरी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई मेरे लिए कैसे लगेगी, ये यूनिवर्स, ये नेचर मेरे लिए कैसा लगेगा। सो दैट रिक्वेस्ट टू मच टू बी ब्रिलियंट एंड जीनियस टू थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ थॉट। Albert Einstein was really a genius child even when he was in his childhood. Before 12, जब उन्होंने समर वेकेशंस उनको मिला था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें टेक्स्ट बुक लाई थी ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स की, और जो उन्हें 2 साल बाद सिखाया जाने वाला था, उन्होंने अपने समर वेकेशंस में ही उन सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लिया। फिर जब ना उन्हें उनके जो फादर से इंजीनियर है एंड हिज मदर वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल, उनके जो अंकल है वो भी इंजीनियर हैं, जैकब आइंस्टीन। अब वो उन्हें अलजेब्रा टू एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे सिखाए थे, लेट मी से हिज वर्ड्स, रिपीट हिज वर्ड्स, कि about algebra he said it's a merry science in which when you hunt an animal and you cannot find it you call it X temporarily and continue to hunt until it is back। यानी एक ऐसा साइंस है, अलजेब्रा एक ऐसा साइंस है जहाँ पे अगर जो आप जानवर ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिला तो इसको X मान लो, you call it X temporarily, और जैसे आप इसे X माने और continue to back करें, finally it comes inside your bag। So that's algebra. So that was very nice way because his uncle Jacob Einstein was an engineer and as he continued to develop, continued to grow, बाद में उनको mathematics से philosophy, physics में interest आया, and the first book that he read over philosophy and he found most interesting was पीपल्स बुक ऑन नेचुरल साइंस, जहाँ पे मेनली फिजिक्स समझाया गया था, एंड इट्स 21 वॉल्यूम्स कम एंड ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तब से उन्हें फिलोसफी एंड फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। Then he continued from Aristotle to Kant. He just read everything and he found it very interesting. Or as he grew up, he was getting more and more interest towards physics and mathematics and philosophy. अब chemistry भी उनको अच्छी लगती होगी because for physics, chemistry is just important. अब ना as he grew up वो यूनिवर्सिटी भी गए। अब यूनिवर्सिटी में as he grew up he just completed his graduation and he met there to Mileva marry who would later become his wife। अब as he grew more and more, पहली बात तो उन्हें जॉब फाइंड आउट करने में बहुत ही मुश्किल हुई। He was not getting a job, उन्हें जॉब मिल ही नहीं रही थी, लेकिन very hardly उन्होंने, उनके फ्रेंड ने एक जॉब ऑफर किया about a patent clerk in Swiss patent office। फिर उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में एज अ 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क ज्वाइन कर लिया। फिर एज ही कंटिन्यूड, अब ना लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो वहाँ पे ना उनकी खुद के जो उनका ड्यूटी था, उनका जो भी प्रोफेशन था, उससे ज़्यादा तो वो अपने फिजिक्स को टाइम, उसके काम वाइल ड्यूरिंग दैट डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क वो अपना फिजिक्स सॉल्व करते थे। सो ही हैड टू मच पैशन टुवर्ड्स फिजिक्स। फिर आया द ईयर ऑफ 1905, द रिवॉल्यूशनरी ईयर फॉर प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन, द मिरेकल ईयर फॉर प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन, जहाँ पे इन अ लेटर टू हिज फ्रेंड उन्होंने लिखा आई प्रॉमिस यू 4 पेपर्स। मतलब उस साल वो फिजिक्स पे ही 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते थे। एंड द फर्स्ट वाज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
जो कि हम लोग जानते हैं किसी भी मेटल पे अगर लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं। द सेकंड वाज अबाउट द ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें उन्होंने डायरेक्टली बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ही फाउंड इट मोस्ट सूटेबल फॉर हिज डॉक्टरल थीसिस, इसीलिए दिस वाज हिज पीएचडी थीसिस। The third was about the Brownian motion and how to determine about everything, velocity and everything of particles present in a liquid using the statistical mechanics. अब जो फोर्थ पेपर था ना, दैट वॉज फिल्ड विथ थॉट एक्सपेरिमेंट्स, जो उनको स्कूल्स में सिखाया जाता था। इट वॉज फुल ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट। अब ना ये फोर्थ पेपर थोड़ा खतरनाक काइंड का था, बिकॉज इट चैलेंज्ड टू द न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो हमें बचपन से आज भी हमें सिखाया जाता है। उन्होंने उस मैकेनिक्स को, उस थ्योरी को चैलेंज किया था। एंड द फोर्थ पेपर वाज अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मोस्ट revolutionizing of all the papers, and it would change the world and history of physics. The special theory of relativity, इसमें उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। जहां पे सर आइजैक न्यूटन मानते थे टाइम इज एब्सोल्यूट, मतलब 1 घंटा अर्थ का मतलब 1 घंटा जुपिटर का, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, 1 घंटा अर्थ का मतलब कुछ मिनट ही जुपिटर के। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, और इवन मैक्स प्लैंक ने जब ये देखा सो इट वॉज अ बिट टू शॉक कि ये कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, देन ही हैड पब्लिश्ड इट बाय द नेम ऑफ ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब इन्होंने ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू स्पेस एंड टाइम को भी इंडीड टेक करके लिया था, डिफाइन किया था। अब तो इट वॉज वेरी बिट शॉकिंग मोमेंट, जहाँ पे फिजिसिस्ट न्यूटन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को प्रे करते थे, वहीं पे एक आदमी, एक नॉर्मल पेटेंट क्लर्क एट द स्विस पेटेंट ऑफिस ने आके सर आइजैक न्यूटन को वहाँ पे चैलेंज किया कि उनकी थ्योरी गलत है, एंड उनकी थ्योरी जड़ से उखाड़ के फेंक दी। एंड टुडे वी ऑल नो दैट एक्चुअली आइंस्टीन वाज राइट अबाउट एवरीथिंग ही सेड, और रियली टाइम इज not absolute. Time is not absolute, and he had done it through many thought experiments, through the mathematical process, and his theory is found today entirely correct. Then what was Albert Einstein came to fame. After that soon he also married to Mileva Maric. अब ना एल्बर्ट आइंस्टीन launched to fame because he was really very brilliant scientist. अब उनके जैसा साइंटिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। ओके, अब ना लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द मिडिल, कि एक बार ना न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी थी कि द ग्रेटेस्ट लिविंग मैथमेटिशियन फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब जैसे प्रिंसटन, सिंस लेटर एल्बर्ट आइंस्टीन तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे थे, आई बी जस्ट टेलिंग थ्रू दैट टू यू डिटेल लेटर। अब ना एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की ही प्रोफेसर ने एल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूज़पेपर दिखाया और उन पे हंसने लगे। अब प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, मैं तो कभी मैथमेटिक्स में फेल ही नहीं हूँ, एंड बिफोर द एज ऑफ 15 आई हैड मास्टर्ड द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अब जब मैंने भी ये पढ़ा था, आई वाज बिट शॉक्ड कि टू मास्टर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस बिफोर एज ऑफ 15 इज वेरी बिग थिंग। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि अब इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस आर आई थिंक द 2 मोस्ट डिफिकल्ट topics in the entire of mathematics present till now. So this is to master it is very big thing, and before so less age, before the age of 15, that's too much. तो दैट वॉज जस्ट अ स्टोरी। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देन एल्बर्ट आइंस्टीन, अब ना एज ही मैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही आल्सो हैड अ सन। उसके बाद क्या होना, वॉट एवर हिज रिलेशनशिप वाज विथ मिलेवा मैरिक, दैट डिसइंटीग्रेटेड। उसके बाद उन्होंने ना मिलेवा मैरिक को एक चैलेंज भी दिया था, दैट इफ आई विन द नोबेल प्राइज, उन्होंने एक बेट दिया कि इफ आई विन द नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज का जितना भी पैसा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, आई विल बी गिविंग दैट टू यू, लेकिन तुम्हें मुझे डाइवोर्स करना पड़ेगा। एंड आफ्टर मिलेवा मैरिक थॉट फॉर अ वीक, लेटर शी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ कोर्स वी जस्ट नो इट, हम जानते ही हैं that Albert Einstein would of course win the Nobel Prize someday because Albert Einstein was really genius. उसके बाद क्या था,
अब ना 1908 से व्हेन एल्बर्ट आइंस्टीन लुक्ड ओवर द न्यूटनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, सिंस वो भी तो रॉन्ग नहीं हो सकती, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इज अ गुड थ्योरी। अब उन्होंने देखा ना कि दिस स्टेट्स दैट अगर मेरे पास टू बॉडीज हैं, सो टू मासेस विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ सम फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरी बॉडी, अगर एक बॉडी यहाँ पे है तो इंस्टेंटली इसे यहाँ पे ला के रख दूँ, तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती थी लाइट की स्पीड से, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इससे फास्ट कुछ नहीं ट्रैवल कर सकता। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली, जो कि मच हायर देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो चेंज हो गई। हाउ इज दिस पॉसिबल? देन during the years of 1908 to 1950, Albert Einstein struggled to make a theory that will be consistent with both a special theory of relativity and the Newtonian theory of gravity. अब यहाँ पे since जब ये theory बना रहे थे तो he needed the help of mathematics. अब यहाँ पे pure geometry आ गया जिसमें वो confuse हो गए. So even later उनके एक friend थे जिन्होंने उन्हें sufficient mathematics for that theory भी सिखाए. अब ना let me tell you very interesting thing. बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टीन्स मदर भी जो वायलिन म्यूजिक एंड एवरीथिंग होता है उससे जस्ट रिंग करना बहुत लव करती थी. एंड सेम हुआ विथ एल्बर्ट आइंस्टीन. ही वुड लव टू रिंग द वायलिन एट ऑल वेरी मच. देन जब वो टू फॉर्म अ कंसिस्टेंट थ्योरी जब बिटवीन 1908 एंड 14 ट्राई कर रहे थे तब बहुत बार डिप्रेशन आता होगा कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते. इसीलिए और जब भी कंफ्यूज हो जाते थे then you take the violin and ring it and finally चिल्लाते थे that I have got it और उसके बाद रख के पूरा वापस फिजिक्स पे लौट जाते थे. तो that was a nice way that he used his hobby to get the something what he was trying to find out. अब जब 1915 आया then he published that paper over that theory. तब publish हुई the general theory of relativity, a groundbreaking research in physics and one of the most groundbreaking research on physics. यहाँ पे उन्हें बताया कि ग्रेविटी थोड़ी ऐसी फोर्स थोड़ी ना है. ग्रेविटी इज नॉट लाइक अदर फोर्सेस. अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये डायरेक्टली सन के अराउंड बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी के लिए मेड नहीं होते हैं. दे आर नॉट मेड टू मूव अराउंड द सन बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, जबकि वो अपने अराउंड जियोडेसिक्स फॉलो करते हैं. अगर आप एक फाइबर लेते हो स्पेशली टैपोलिन, अगर उस पर एक राउंड बॉल थोड़ी हैवी मास प्लेस कर देते हो सो दिस विल बी जो फैब्रिक हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बेंड हो जाएगा ना. और अगर दूसरी बॉल उसी बेंड के कहीं आसपास रख देते हो तो वो दूसरी बॉल उस फैब्रिक के बेंड होने की वजह से उसके अराउंड, उस बॉल के अराउंड जाने लगेगी. So the second ball is traveling through a geodesic around the nearest thing. वैसे planets करते हैं because here is the fabric of space time. It is the fabric of space time. Space and time are not different. Time is the fourth dimensional space. यहाँ पे उन्होंने बताया actual में time is fourth dimensional space. During the fabric of space time, अब sun जो होता है it contains heavy matter, mass and energy. इसीलिए that's why ये हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड कर देता. इसीलिए all the known planets go around a geodesics. अब what was it? It was totally correct. लेकिन अब अगर इसे प्रूव करना है तो we need experimental proof. उसके बाद इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा अगर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं on a bent curved path, elliptical path, तब जो लाइट आती होगी फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार वो भी बेंड हो जाती होगी. So light not only travels in a straight direction, लेकिन due to heavy distribution of mass and energy as a whole matter in present in the sun, light जो sun के पास से आती होगी वो bend होके आता होगी. मतलब जो हम लोग स्टार्स जो सन के बिहाइंड होंगे वो वहां नहीं होते जहां हम उन्हें देखते हैं. So this was too interesting and very good. But we needed experimental proof. So in 1919 एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने
एक्लिप्स के ड्यूरिंग मेजर किया कि जितना लाइट को बेंड होना चाहिए, दैट वाज जस्ट करेक्ट एक्सपेरिमेंटली अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन सही थे, ही वाज राइट अबाउट एवरीथिंग। अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही थी, सो द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मस्ट बी करेक्ट। और उन्होंने जो भी कहा, मतलब स्पेस टाइम होता है, टाइम इज द फोर्थ डायमेंशनल स्पेस एंड एवरीथिंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन। Then what was it? Of course it was a huge discovery in physics. बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। टू एंटायरली अभी तक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंटायरली नहीं एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाए, बट इट वाज अ मेजर डिस्कवरी इन फिजिक्स। फिर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आया कि न्यूटनियन आइडियाज ओवरथ्रोन, अ न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज रियली इट वाज टू ब्रिलियंट थ्योरी। फिर हुआ just a new kind of thing, a rather good thing in the Professor Albert Einstein's life कि उन्हें मिलने वाला था नोबेल प्राइज। इट वॉज डिसाइडेड कि 1921 उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा फॉर हिज लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बड़ी थ्योरीज थी जो कि एक्सपेरिमेंटली टोटली प्रूव नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें उनके लिए नहीं मिला। बट फॉर हिज फर्स्ट पेपर in the year of 1905 उन्होंने क्या किया? What he had done was that he had published the law of photoelectric effect, जिसके लिए उन्हें 1921 से just 22 तक उन्हें नोबेल प्राइज मिलना ही था, and he did get the Nobel Prize in the year of 1922 for his law of photoelectric effect. अब एज मिलेवा मैरिक ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने नोबेल प्राइज का पैसा लिया and she divorced to Professor Albert Einstein. As his life continued, then later he met to Elsa Einstein, जो कि एक्चुअल में ना somehow she was sibling, मतलब as a whole sibling नहीं कह सकते, कुछ दूसरा कांड का रिश्ता था। अब ना she was just I think 3 years older. She was 3 years older than Professor Albert Einstein, but still later he decided to marry to Elsa Einstein, and later as he married to Elsa Einstein, but after that, after many years also, what happened that she also passed away. Then what happened? As she married to Albert Einstein continued. तो इधर स्टार्टिंग जब क्वांटम रिवॉल्यूशन चल रहा था, जब 16वीं मीटिंग्स हो रही थी, एल्बर्ट आइंस्टीन हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम फिजिक्स। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिंगल थ्योरी थी ना, ये जो एक क्वांटम थ्योरी थी, ये सिर्फ एक अकेली थ्योरी एक न्यू मैकेनिक्स में डेवलप हो रही थी। And then what was? In the latter years, Albert Einstein began resisting the quantum mechanics. वो बोल रहे थे ये ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। Let me tell you an interesting fact कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट करती है कि वैक्यूम में स्पेस एम्प्टी होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होता है, वैक्यूम में भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल की पैर्स होते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे थे ड्यू टू हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर प्रेजेंट एनीवेयर, स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है, वार्प हो जाता है। अब अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स को जस्ट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐड करूं, यूनिफाई करूं, तब तो मुझे मिलता है कि हर जगह मैटर है, यहाँ भी एंटी पार्टिकल एंड पार्टिकल के पैर हैं, तो यहाँ भी इतने सारे यूनिवर्स में हर जगह है, तो पूरी यूनिवर्स इस पूरे जस्ट हाउ सन के अराउंड ये स्पेस टाइम वार्प्ड होता है, पूरे यूनिवर्स वार्प्ड होना चाहिए और डेंसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता? हमें तो ये नहीं दिख रहा है। तो या तो क्वांटम मैकेनिक्स गलत है या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है। True, both the theories are too brilliant and I don't think none of the theories can be wrong. इसलिए जो प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स गलत कहती है। इसीलिए in his last 30 years of his life, in the last 3 decades of his life, जब वो रेजिस्ट भी कर रहे थे तो वो तब भी ये भी सोचे कि मुझे एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फाइंड आउट करनी चाहिए जो मेरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक की क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को एक्सप्लेन करे।
एंड वो ब्रिलियंट इंसान जिसने सिंस इन द ईयर ऑफ 1905 4 रिसर्च तो उन्होंने किया था, उन्होंने लिखा था आई प्रॉमिस यू 4 पेपर्स, लेकिन उन 4 पेपर के बाद भी उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ओवर द इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एंड मास, यानी द फेमस इक्वेशन, मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इक्वल्स mc²। जिस इंसान ने 1905 एक साल में 5 रिसर्चेस किए, उसी इंसान ने अपनी लाइफ के लास्ट 30 इयर्स डिवोट कर दिए सिर्फ एक थ्योरी निकालने के लिए, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन यूनिफाइंग द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू क्वांटम मैकेनिक्स. Somehow he was not successful, and anyhow he died on the 18th of April in the year of 1955 and he finally passed away leaving us. और जब उनकी डेथ के बाद आफ्टर ही पास्ड अवे उनका ब्रेन निकाला गया, इट वाज स्टोलन बाय अ काइंड ऑफ डॉक्टर, ओके, मेडिकल रिसर्चर, तब देखा गया उन्होंने पूरे साइंटिस्ट के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे छोटे पीसेस करके, और जब ये उनके रिसर्च किया गया उनके ब्रेन पे, इट वाज फाउंड उनके ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा ही सेल्स हैं. There were many more cells. That's why उनका ब्रेन बहुत ही बड़ा था. So that made him a genius. But still वो क्रिएटिविटी से भरे थे. He would say कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट एक क्रिएटिव आदमी, अगर हो सकता है किसी और के पास भी वैसा ब्रेन हो, किसको पता है, बहुत लोगों के पास हो सकता है, बट वो हार्ड वर्किंग थे. उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की फिजिक्स को, और इसीलिए आज हम बुक्स में उनका नाम पढ़ते हैं. That hard work, that sacrifice made him that great. उनका जो टॉपिक है ना, बहुत ही उनकी फेमस लाइन से एंड करना चाहूँगा. जब 5th February, on the date of 5th February, day of 5th February 1930 को उन्होंने एक लेटर लिखा था टू हिज सन एडवर्ड आइंस्टीन की, और उसमें उन्होंने लिखा कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. मतलब अगर आपको लाइफ में अगर अपना बैलेंस मेंटेन करना है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा. अगर आप वहां पे रुक गए, उस पॉइंट पे रुक गए, तो आप खत्म, तो आपकी लाइफ खत्म, तो आप बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड यू कैन गेन नथिंग इन योर लाइफ. तो यू मस्ट कंटिन्यू गोइंग एंड यू विल फाइंड आउट द वे. So this is a very brilliant quotation said by the great Professor Albert Einstein. Here's the next. Professor Albert Einstein के second version आ चुके हैं, means the Professor Stephen Hawking, जिनको उनकी childhood days में the next Einstein कहा जाता था, Einstein कहा जाता था. अगर मैं ना स्टीफन हॉकिंग की कहानी स्टार्ट करूं, सो दिस इज रेदर वेरी सैड स्टोरी, बहुत ही सैड स्टोरी है, एंड यू कैन ऑल्सो वीप. मैंने तो जब इनकी पहली बार स्टोरी पढ़ी थी, मैं तो खुद ही रोने लगा. इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी एंड ही इज माई इंस्पिरेशन. ही इज वॉट मेड मी स्टूड हियर टुडे. अगर ये नहीं होते तो आज मैं भी यहाँ खड़ा होकर आपके सामने स्पीच ना देता होता. ट्रिब्यूट टू स्टीफन हॉकिंग. अगर मैं स्टीफन हॉकिंग की बात करूं, सो द डे वाज 8th January. 8th January का दिन था इन द ईयर ऑफ 1942. सिंस जो गैलीलियो गैलीली थे, द फेमस फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, वो भी 8th January 1642 के दिन उनकी डेथ हुई थी. और वैसे ही 8th January 1942 यानी जस्ट 300 ईयर्स के बाद एक नया फिजिसिस्ट निकल के आया, एंड ही वाज एक टू फ्रैंक एंड इजाबेल हॉकिंग. देयर वाज अ चाइल्ड नेम्ड एज द स्टीफन हॉकिंग. अब इनका नाम स्टीफन रखा गया, स्टीफन हॉकिंग. एज ही ग्रेव अप ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. ये भी बहुत जीनियस थे. अब ना बहुत जीनियस नहीं कह सकते थे, क्लास में तो ये एवरेज थे, क्लास में ये एवरेज थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते थे. He was born during the Second World War, so that was too dangerous. जैसे ना he was born just after 300 years after Galileo's death in the year of 1642 उनकी डेथ हुई थी. और जैसे ना गैलीलियो की डेथ जिस ईयर में, इसी ईयर में न्यूटन का जन्म हुआ, that's why Newton was called the second Galileo. वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस ईयर में मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की डेथ हुई, उसी ईयर में एल्बर्ट आइंस्टीन का भी बर्न हुआ था.
दैट वाज 1879। चलो अब बैक टू आवर पॉइंट ऑफ स्टीफन हॉकिंग। अब ना जैसे ये ग्रेव अप हुए, सो ही वॉज जस्ट टू पैशनेट टूवर्ड्स एवरीथिंग, और सिंस ये खेला भी बहुत करते थे एंड ही वॉज टू पैशनेट अबाउट स्टडीज, स्पेशली अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड फिजिक्स just mathematics was his favorite subject, and he was born in a family that really valued education at all. उसके बाद क्या था, एज ए ग्रेव अप वो मोर एंड मोर ग्रो होते गए, थोड़ी नॉर्मल लाइफ थी स्टार्टिंग में तो, और उनके फादर उन्हें मेडिसिन के फील्ड में भेजना चाहते थे। फिर सिंस ही वाज बोर्न ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जो हमारे सिंस ही वाज ऑफ इंग्लैंड ना, ये इंग्लैंड के थे, तो इसीलिए जब ही वाज गोइंग टू बी बोर्न हिज पेरेंट्स वेंट टू ऑक्सफोर्ड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में वहाँ पे बॉम्बिंग नहीं हो रही थी। जर्मनी वाज नॉट बॉम्बिंग द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, इसीलिए फॉर द चाइल्ड टू बी सेफ उनके पेरेंट्स ऑक्सफोर्ड चले गए। अब एज ए ग्रेव अप वो ऑक्सफोर्ड में ही ग्रो करने लगे, एंड जब वो थोड़ी सफिशिएंट एज एट द एज ऑफ आई थिंक 14 और 15, मतलब टीनेजर की एज में वो इतने ब्रिलियंट हो गए थे कि सिंस वेस्ट मटेरियल, ये जो हमारे क्लॉक होते हैं ना, एंड इसके एंड थ्रू अदर गार्बेज, इन्होंने कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया, एंड दिस वाज वेरी गुड। बट स्टिल आज वो कंप्यूटर नहीं है नियर अस, सो बट स्टिल ही मेड अ कंप्यूटर। अब उनके जो फ्रेंड्स थे ना, वो उन्हें आइंस्टीन कह के बुलाते थे, दे वुड कॉल हिम आइंस्टीन बिकॉज हिज वर्क वाज सच, ऑलवेज ही वाज वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसीलिए एज ए ग्रेव अप पहली बात तो ही स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपनी अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से उन्होंने किया। बट देन ही वॉज टू गो, तब उन्हें मन किया कैम्ब्रिज जाने का। उनकी फादर उन्हें मेडिसिन के फील्ड में भेजना चाहते थे, लेकिन इन्हें मन किया कैम्ब्रिज में जाके हायर मैथमेटिक्स पढ़ने का एंड फिजिक्स, इंडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में उस टाइम मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं था, तो उन्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से काम चलाना पड़ा। तब वो गए कैम्ब्रिज, बिकॉज पहली बात तो जब उनके फाइनल एग्जाम्स आए, व्हेन हिज फाइनल एग्जाम्स हैड कम, तब क्या हुआ, ऑब्वियसली वही हुआ होगा, ही वाज टेंशन, ही वाज स्ट्रेस्ड वेरी मच एट नाइट, उन्हें तो नींद नहीं आ रही थी रात को भी, बिकॉज ही वाज दैट मच स्ट्रेस्ड। और जैसे ही एज हिज एग्जाम्स और पास बहुत अच्छे नहीं गए, तो उनका इंटरव्यू हुआ, बिकॉज उनके एक फ्रेंड को तो सेकेंड क्लास डिग्री मिली, दूसरे को भी सेकेंड, अब ना एक को तो अनफॉर्चुनेटली थर्ड क्लास डिग्री मिली, मतलब वहीं पे रहना है ऑक्सफोर्ड में, लेकिन इन्हें कैम्ब्रिज जाना था तो इन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए थी। अब ये फर्स्ट क्लास डिग्री एंड सेकेंड क्लास डिग्री के बीच में फंस गए, इसलिए इनका इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स थे उनसे इनका फ्यूचर प्लान पूछा गया। एज ही टोल्ड कि मैं कैम्ब्रिज जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो बाद में क्या हुआ, फाइनली टू दी ऑक्सफोर्ड टीचर्स, प्रोफेसर्स ने इन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री दे दी, जिसकी वजह से ये बहुत खुश होकर कैम्ब्रिज जाने के लायक थे। उसके बाद इनके पेरेंट्स अभी इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने भी वेरी फॉर्चुनेटली, प्रोफेसर हॉकिंग भी अभी थ्रू ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बने थे, ही हैडंट डन एनी रिसर्च, लेकिन फिर भी वो भी फॉर वकेशंस इंडिया आए थे। So he had come India after all. अब as vacations ended, he went for Cambridge. वो Cambridge के लिए निकल पड़े. And as he reached Cambridge, a beautiful and nice college, which I am also dreaming for to teach as the location professor of mathematics. वो Cambridge गए, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च शुरू किया कि वो रिसर्च करेंगे. Let me tell you an interesting fact कि एक बार ना, since obviously वो किसी और फ्रेड हॉयल के साथ रिसर्च करने के लिए अपने डॉक्टरल थीसिस के लिए अपने एप्लीकेशन भरे थे, बट फ्रेड हॉयल एक्चुअल में हैड गॉट हिज ऑल दी सीट्स फुल, तो उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के साथ वर्क करना पड़ा जिनकी वो कभी सुने ही नहीं थे कि ये भी कोई साइंटिस्ट हैं। चलो अब यहाँ पे उनके पास ना दो चॉइसेस थी, या तो कॉस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वेरी लार्ज, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स को। इसीलिए अब ये तो उन पे डिपेंड करता था, तो उन्होंने कॉस्मोलॉजी चुना, दैट ही विल क्वेश्चन
where we came from, how did the universe begin, and everything. What are the black holes? What cannot be emitted from black holes? Can something be emitted from black holes? And everything he can question. He chose cosmology, and as he chose, let me tell you interesting fact कि एक बार ना उनको 13 क्वेश्चन मिला गया था बाय हिज प्रोफेसर, सिंस बाकी भी मेट्स थे तो उनको 13 क्वेश्चंस दिया गया था विद ऑल ऑफ हिज मेट्स. अब बहुत दिन का टाइम दिया गया था. अब सिंस बहुत ही सारे जस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ऑल दी 13 क्वेश्चंस. अब जिस दिन लास्ट डे था ना, जिस दिन उन्हें वो 13 क्वेश्चंस का आंसर सबमिट करना था, उस दिन उनके जो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड ने तो सिर्फ 1 क्वेश्चन किया था, दूसरे फ्रेंड ने 1.3 क्वेश्चन किया, 1.3 नहीं कह सकता, सॉरी 2 क्वेश्चन किया था. एंड ऐसे 1 2 3 मतलब कोई 5 से तो ऊपर गया ही नहीं था. एंड ऐसा कंडीशन आ चुका था. लेकिन जिस दिन एट विच डे इट वाज टू बी सबमिटेड, जब उनके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने कितने क्वेश्चन किए, तब उन्होंने पूछा कौन से क्वेश्चन, मतलब उन्हें पता ही नहीं था. उन्हें पता था, वो तो भाई नींद में गुम थे. ही वुड लाइक टू स्लीप, वो बहुत लेट उठते थे. सो यू लाइक टू स्लीप अ लॉट. तो जिस दिन क्वेश्चन सबमिट करने थे, बाकी लोग थे पूरे वीक ट्राई कर रहे थे, लेकिन 1 2 एंड 3 मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए. लेकिन जिस दिन क्वेश्चंस के सारे आंसर सबमिट करने थे, उसी दिन उन्होंने करना स्टार्ट किया. एंड विद इन अ फ्यू आवर्स उन्होंने 10 क्वेश्चंस किए थे. सो दैट वाज वेरी बिग एंड ऑसम थिंग. सब लोग सरप्राइज हो गए कि 10 क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वाज गोइंग टू हॉस्पिटलाइज एवरीवन कि 10 क्वेश्चंस उसने कर दिए जस्ट बिफोर फ्यू आवर्स, जबकि इसने स्टार्ट किए थे. सो ही वाज वेरी ब्रिलियंट फिजिसिस्ट. एज ही कंटिन्यूड. अब क्या हुआ ना, उन्हें एक क्वेश्चन चाहिए था कि मैं किस पे रिसर्च करूं, व्हाट शैल आई रिसर्च आफ्टर एट ऑल. और एक बार क्या हुआ, उनके जो प्रोफेसर, सिर्फ वो बहुत ब्रिलियंट थे लेकिन उतने हार्ड वर्किंग नहीं थे. तो एक बार उनके प्रोफेसर ने उनको मोटिवेट करने के लिए उस लेबोरेटरी में ले गए जहाँ पे जे थॉमसन ने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जहाँ पे अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एक एटम को स्प्लिट किया. उस लेबोरेटरी में ले गए. और उस बार जब उन्होंने उस लेबोरेटरी में कदम रखा, ही सेड, उनके प्रोफेसर ने कहा कि एक्चुअली जब तुम्हें निकलना होगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तुम्हें निकलना होगा दरवाज़ा बंद कर देना. यू कैन स्टे हियर फॉर अ लिटिल टाइम एंड नाउ यू कैन वर्क इन दिस लेबोरेटरी. सो द फैक्ट इज स्टीफन हॉकिंग वर्कड इन दैट लेबोरेटरी जहाँ पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एटम को स्प्लिट किया था फर्स्ट टाइम. So it was big thing. अब उस दिन से ना he was little excited towards his physics. Later he chose his subject as time. और फिर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया. एक बार उन्होंने रॉजर पेनरोज द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट का एक लेक्चर देखा था. He watched the lecture present there. अब जहाँ पे ना उन्होंने अपना पेनरोज़ थ्योरम एक्सप्लेन किया. अगर मेरे पास एक स्टार है और जब ग्रेविटी के अंडर ये खुद कोलैप्स कर जाता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर लिटरली क्रश, तब इट फॉर्म्स अ सिंगुलैरिटी, अ ब्लैक होल. तो जब उनको ये पता चला तो ही थॉट, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग थॉट कि यही पेनरोज थ्योरम बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ टाइम मैं यूनिवर्स को लगा दूंगा. यानी अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टाइम रिवर्स करता हूँ, सिंस वो उनकी एज से आई थी द एज ऑफ 16, जब उन्हें पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, अगर मैं टाइम का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो एक्सपांडिंग के बजाय मेरा यूनिवर्स कोलैप्स करने लगेगा. और फाइनली करते करते ये एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जब साइज ऑफ यूनिवर्स 0 होगा एंड वी वुड रीच टू स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी, जहाँ पे all theories including the general theory of relativity would break down and the predictability of future and past would be just nothing. It would be impossible. उससे पहले का इवेंट कुछ नहीं है. This time indeed has a beginning and this was a great research. बाद में उन्होंने इसके लिए मैथमेटिक्स भी डेवलप किया. But before he was able to complete the research, इससे पहले कि वो इस रिसर्च को कंप्लीट कर पाए,
he got a disease. He was diagnosed by a disease called the motor neuron disease in UK, and more correctly ALS यानी amyotrophic lateral sclerosis. अब ना इस डिजीज में क्या होता है, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली दे आर डिस्ट्रॉय एंड एट ऑल जो भी, आई एम नॉट दैट वेल इन बायोलॉजी बट स्टिल आई जस्ट नो कि जो भी इंसान जिसको भी ये होता है ना वो इंसान पैरालाइज्ड होने लगता है एंड फाइनली विद इन 1 to 2 years उस इंसान की डेथ यानी मौत हो जाती है बाय बीइंग पैरालाइज्ड, क्योंकि फाइनली ईटिंग भी पैरालाइज्ड होता है तो ईटिंग भी क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है. इवन ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग इम्पॉसिबल हो जाता है, हार्ट बीट रुक जाती, द इंसान द ह्यूमन इज नो मोर एनी वे. देन इट वॉज अ बिट ऑफ शॉक कि जब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग को पता चला उन्हें ALS है, जब वो जस्ट सीढ़ियों से उतरते हुए गिरने लगे, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए गिरने लगे, वॉकिंग करते समय डायरेक्ट गिर गए. देन ही वॉज गोन टू हॉस्पिटल जहाँ उन्हें पता चला उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज है. सो इट वॉज बिट ऑफ शॉक. हॉकिंग कहते हैं दैट इट वॉज अ बिट ऑफ शॉक दैट आई हैड अ डिजीज दैट वॉज लाइकली टू किल मी इन अ फ्यू ईयर्स. अब बाद में उन्हें पता चला उनके पास तो बस 1 या 2 साल हैं टू स्टे अलाइव. Now he was depressed at all. Later he met to Jane Hawking, who would later again become his wife. अब ना क्या हुआ that he was fully disturbed कि अब मैं क्या करूं, मैं तो अपनी thesis, PhD thesis, doctoral thesis भी नहीं complete कर सकता. My life is just a wastage. मैं तो अब paralyze होते जा रहा हूं, मैं तो 1 से 2 साल में मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा. He was disturbed as a whole a lot. लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया दैट नो आई विल लीव एट द नेम ऑफ फिजिक्स, एट द नेम ऑफ मैथमेटिक्स. दैट्स वाई ही डिसाइडेड दैट ही विल लीव एक्चुअली एंड ही विल लीव लॉन्गर. पहले तो लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया दैट या यू कैन, लेकिन बाद में उन्होंने साबित किया जहाँ पे 1 से 2 साल डिजीज होने के बाद लोग मर जाते हैं, वहाँ पे एट द एज ऑफ 21 उनको ये डिजीज हो और 21 ईयर से 55 साल यानी 55 इयर्स और उन्होंने जिया. मतलब कि उनकी डेथ 23 to 4 इयर्स तक हो जानी चाहिए, मोर करेक्टली 22 to 23 इयर्स तक हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी डेथ हुई 76 इयर्स तक. बिकॉज ही हैड दैट विल, ही हैड दैट होप कि मुझे करना है एंड आई विल लीव एट द नेम ऑफ फिजिक्स एंड दैट Nothing was just stood before his hope. उनकी विल पावर के आगे कुछ टिका ही नहीं. Because later, पहली बात तो वो बहुत डिस्प्रेस्ड थे, लेकिन जैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया, later he decided he will complete his thesis and soon in 1970 soon he completed his PhD thesis by proving कि the universe it will be a singularity, there must be a singularity in our past. मतलब universe एक singularity से बना था. So that was a bit of shock to every physicist that it isn't possible, but still that was possible because Stephen Hawking had said that. Stephen Hawking ने कहा कि our universe is born with a singularity. तो ये possible है, तो ये correct है कि our universe is born with a singularity. फिर क्या था, then after getting his PhD he soon got some jobs also. He got a job. उसके बाद ना, since his early researches were in the field of just Big Bang and universe, लेकिन एक रात after shortly, because later he married to Jane Hawking and shortly after birth of his daughter Lucy Hawking, वो black holes while getting to bed उन्होंने black holes के बारे में सोचना शुरुआत कर दिया. ब्लैक होल्स आर दैट समथिंग एग्जिस्ट. बाद में ना विद इन अ फ्यू ईयर्स वो बहुत साल तक काम करते रहे एंड मीटिंग टू वेरी ग्रेट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड. उन्होंने लेटर पाया व्हाइल डूइंग सम कैलकुलेशन कि ब्लैक होल्स एमिट रेडिएशन. This was a bit ridiculous कि black holes emit radiation, rotating black holes emit radiation while non-rotating black holes also emit radiation. This isn't possible because वो पहली बात तो रिलेटिविटी पढ़ते थे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज
I had told you, प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन ने in his later stage of his life यूनिफाई करने की कोशिश की थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को, यानी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या फिर कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग ने, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया कि ब्लैक होल जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिस्कवर किए गए थे, उस चीज में इन दी ब्लैक होल उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स लगा दिया। दिस वॉज अ बिट ऑफ शॉक कि एक ऐसी चीज जो कि रिलेटिविटी थ्योरी से डिस्कवर की गई थी उसमें उन्होंने क्वांटम थ्योरी यूज किया और जो रिजल्ट मिला उन्हें मिला कि ब्लैक होल्स एमिट रेडिएशन। बाद में आफ्टर रिक्वेस्ट ऑफ हिज कंटेम्पोरेरीज उन्होंने ये पेपर पब्लिश भी किया इन 1974। और फाइनली पहले तो लोगों ने उसे रबिश माना, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया बिकॉज नॉट पॉपुलर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट हु वाज गेटिंग हिज डॉक्टरल थीसिस। अब ना उन्होंने क्या सोचा कि जब वो कैलकुलेशन कर रहे थे बीकेस टाइम, तब उन्हें मिला कि एंट्रोपी ऑफ ब्लैक होल एंड एरिया ऑफ इवेंट हॉरिजन तो सेम थिंग है इन अ ब्लैक होल। इसका मतलब एंट्रोपी इक्वल्स एरिया ऑफ इवेंट हॉरिजन। तो हॉकिंग ने सोचा अगर ब्लैक होल के पास एरिया ऑफ इवेंट हॉरिजन है मतलब एंट्रोपी है, अगर एंट्रोपी है तो टेम्परेचर है, एंड अगर थोड़ा भी टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो, मतलब ब्लैक होल्स रेडिएट करते हैं। वेयर ही यूज्ड द क्वांटम मैकेनिक्स इन इट, black holes radiate at all, and later this radiation came to be known as Hawking radiation, which is radiated as in the form of X-rays and gamma rays। जहाँ पे पहला टर्म ब्लैक होल नेम किया गया था कि एक ऐसी चीज यूनिवर्स में जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इसीलिए वो पूरा ब्लैक होता है क्योंकि लाइट वहाँ से नहीं आ सकती। हॉकिंग ने कहा कि वहाँ से रेडिएशन निकलता है, मतलब ब्लैक होल ब्लैक नहीं होते हैं। ब्लैक होल्स अरेंट, इवन उनकी जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उसमें एक चैप्टर दिया गया है कि ब्लैक होल्स अरेंट ब्लैक एट ऑल, मतलब ब्लैक होल्स ब्लैक एट ऑल होते ही नहीं है। इसका मतलब ब्लैक होल्स भी किसी कलर में दिखते होंगे, ऑब्वियसली दिखते होंगे, बट विच कलर वुड बी सीइंग, दैट वुड बी फेंट रेड, क्योंकि बहुत ही लेस रेडिएशन होता है। एंड बहुत बड़े ब्लैक होल्स मतलब बहुत बड़ा मास, लाइक सुपर मैसिव ब्लैक होल, बहुत बड़ा मास, मतलब कि बहुत लेस टेम्परेचर, मतलब बहुत ही लेस रेडिएशन। तो अगर हम लोग थोड़े छोटे लाइक प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स को देखें तो वो तो एक्चुअल में वाइट रेड देखेंगे, वाइट हॉट देखेंगे, सो दे आरंट ब्लैक एट ऑल। ब्लैक का तो नामो निशान, मतलब ब्लैक दिखेगा बट एज अ होल नामो निशान कहने के लिए तो नहीं दिखेगा। दिस डिस्कवरी वाज वेरी अमेजिंग सिंस जहां पे प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन ने 30 इयर्स लगाए थे टू यूनिफाई द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब फिर भी नहीं कर पाए। वहीं पे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग लेड द फर्स्ट स्टेप टू अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आज भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं कंप्लीटली डिस्कवर हो पाए, लेकिन ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे एक इंसान ने हु वाज पैरालाइज्ड, जो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था, उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसे आइंस्टीन 30 ईयर में जहां तक पहुंच भी नहीं पाए। Here, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप दैट विल लीड अस टू अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे बोथ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को यूज किया गया है, मींस बोथ द थ्योरीज आर यूनिफाइड। उसके बाद 2019 में इवन ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज ली गई, और बिफोर सम डेज सो रियल ब्लैक होल इन लेबोरेटरी 93,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर भी रियल ब्लैक होल लेबोरेटरी में बनाया गया और तब टेस्ट की गई हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी, and physicists found it to match exactly with the prediction of Professor Stephen Hawking। मतलब स्टीफन हॉकिंग सही थे, he was right about everything he said। ब्लैक होल्स रेडिएट करते हैं और उतने अमाउंट में ही करते, दैट इज स्टेबल, उतने ही अमाउंट में करते जितना उनकी थ्योरी में बताया गया था। अब एज द नेक्स्ट, उस टाइम उनकी थ्योरी नहीं प्रूव हो पाई, उस टाइम इतने इक्विपमेंट साइंटिफिक नहीं थे, अभी रिसेंटली प्रूव हुई है एंड ही इज नॉट रिसेंटली अलाइव, सो ही कुडंट गेट अ नोबेल। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट उस टाइम हुआ होता और उनकी थ्योरी प्रूव हुई होती, सो ही शुड श्योरली गेट अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स।
बट अनफॉर्चुनेटली ही couldn't get any. लेकिन सेकेंड हाइएस्ट प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड उन्हें वोल्फ प्राइज मिला था. नोबेल प्राइज के वो लायक थे, इस लेवल वाज हायर देन द नोबेल प्राइज, लेकिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी डिस्कवरी एक्सपेरिमेंटली उस टाइम नहीं प्रूव हो पाए, बिकॉज इट इज प्रूव्ड नाउ लैटर. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट. अब क्या हुआ? later he had got his nurse Elaine Mason. So later he thought to divorce Jane Hawking and marry Elaine Mason. As he did later, he divorced Jane Hawking and married to Elaine Hawking. अब as he continued to the next, अब ये completely theory of everything form करना चाहते थे. So he had led a step to the quantum theory of gravity to explain gravity in terms of quantum mechanics, लेकिन completely नहीं कर पाए. And soon what happened the next? उन्होंने बाद में, let me tell you a very important moment of his life, जब उन्हें Lucasian Professor of Mathematics बनाया गया, a post once held by Sir Isaac Newton, and it is great honor that it is the biggest professorship in the world present on the earth at Cambridge. और उनको वो चेयर होल्ड करने के लिए दिया गया, that from today you are Lucasian Professor of Mathematics. And on 29th April, okay, the day was of 29th April, जब उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर एज Lucasian Professor of Mathematics दिया, that was is the एंड ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स इनसाइट. मतलब क्या थियोरेटिकल फिजिक्स का अंत जो होगा वो हमें सीरियसली दिखने वाला है. इन दैट ही सेड, हो सकता है ऐसा हो, बट स्टिल हो सकता है, मुझे भी बिलीव हो रहा है कि जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जिसका वो हो कि ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में नहीं बचेगा. बट एक बार ऐसी प्रेडिक्शन 1928 में भी हुई थी बाय मैक्स बॉर्न. अब ना मैक्स बॉर्न ने ये प्रेडिक्ट किया 1928 में दैट फिजिक्स एज वी नो इट विल एंड इन 6 months. मतलब 6 months में 1928 के बाद 6 months में फिजिक्स मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग खत्म होने वाला था. बट उसके बाद बहुत ग्रेट रिसर्च हुई है और अभी भी बाकी है. सो मे बी ही वाज रॉन्ग, मे बी और भी चीज़ें हैं फिजिक्स में डिस्कवर करने के लिए, we don't know them at all. लेकिन जब theory of everything completely discover होगी ना, then we'll have to be getting a nice questions, many brilliant and nice questions to answer. उसके बाद क्या हुआ? Finally, by attending as the Lucasian Professor of Mathematics, Stephen Hawking had a death in peace. On 14th March in the year of 2018, उनकी डेथ हो चुकी थी. Since this is the day, आज ही के दिन बिफोर 3 years उनकी डेथ हुई थी. एग्जैक्टली 14th मार्च आज भी है, उस दिन भी 14th मार्च था. अ सैड मोमेंट. आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स, मेरे पास भी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं बिकॉज यहाँ पे ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन, जिससे मैं फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे जिनका मैं एक्चुअल में नाम सुना था, द फर्स्ट फिजिसिस्ट हुज नेम आई हैड जस्ट हर्ड. अब इनका जो बर्थडे था दैट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. लेकिन जिनसे मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता अगर ये ना होते, क्योंकि इनकी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विच वाज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ये फर्स्ट बुक थी जो मैं फिजिक्स के अबाउट पढ़ा, और वो फर्स्ट बुक लेड मी हियर टू दिस स्टेज कि मैं इनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ. अगर ये नहीं होते तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता. अब इनकी डेथ इज़ ऑल्सो वेरी सैड फॉर मी. तब इनका बर्थ, इनकी डेथ, रिजल्ट जैसे ना +2 -2, ओके, -2 क्या होता है? 0 होता है. वैसे ही दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव फीलिंग, सो दिस रिजल्ट्स टू 0. बट इवन देन कुछ हैप्पी फीलिंग है, कुछ सैड फीलिंग है, एंड आई हैव अ मिक्सअप ऑफ फीलिंग. Then on 14th March in the year of 2018, he died, and his book A Brief History of Time is still an international bestseller. जहाँ की प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन की बुक रिलेटिविटी द स्पेशल एंड जनरल थियोरी भी इंटरनेशनल बेस्टसेलर रह चुकी है, where both I have studied and both are excellent books. तब ना आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो बिफोर मूविंग टू द पाई डे, हैप्पी पाई डे. मैं कहना चाहूँगा अ कोटेशन बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग
that intelligence is the ability to adapt to change. मतलब इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप इतने प्रॉब्लम्स लगा लिए सो यू आर इंटेलिजेंट. अगर आप खुद में बदलाव ला सकते हो मीन्स यू आर इंटेलिजेंट. ओके, एंड इवन some famous lines said by Kip Thorne on the day of 14 December 2018. जब स्टीफन हॉकिंग पास हुए थे, there was Kip Thorne, was his very close friend. तो उन्होंने कहा था, let me repeat his lines. He said about Stephen Hawking that we stand today on Newton's answers. We remember Newton for answers while we remember Hawking for questions. But if we find out the quantum gravity, so we will stand on the shoulder of Hawking's question. मतलब he wanted to say that we stand on the shoulders of Newton's answers. Newton हमें आंसर देने में एक्सपर्ट थे. न्यूटन तो हमें आंसर देते थे, हम न्यूटन को आंसर्स के लिए रिमेंबर करते थे. मगर हम हमेशा द साइंस विल रिमेंबर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग उनके क्वेश्चन के लिए कि ये यूनिवर्स आया कहाँ से, ये यूनिवर्स जाएगा कहाँ पे, ये टाइम कहाँ से आया, ये टाइम कहाँ पे जाएगा. We will remember Hawking for his questions. और जिस दिन क्वांटम ग्रेविटी, जिस भी दिन in the future और present, जिस भी दिन क्वांटम ग्रेविटी इन्वेंट, इसका मेथड इन्वेंट होगा, दिस थ्योरी विल बी इन्वेंटेड, दिस थ्योरी विल बी डिस्कवर्ड, उस दिन वी विल बी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ हॉकिंग्स क्वेश्चन. और तब से एंड इवन नाउ हम लोग हॉकिंग को उसके क्वेश्चंस के लिए याद करते थे, हॉकिंग्स को उनके क्वेश्चंस के लिए याद करते हैं एंड हॉकिंग को उनके क्वेश्चंस के लिए याद करते रहेंगे. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट best and most extraordinary and most celebrated physicist in all of the history of physics and mathematics. So this was the tribute to Professor Stephen Hawking, and by all my heart I would like to say him कि अगर really में if you could watch the video, if really Stephen Hawking could watch this video, तो मैं यही उन्हें कहना चाहता कि उनकी बुक इज वॉट मेड मी गेट ऑन दैट लेवल. अगर उनकी बुक नहीं लिखी होती सो आई वुडंट बी रियली हियर. सो बाय ऑल माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक टू प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर वीडियो, हैप्पी पाई डे. अब ना पाई जो एक सिंबल है इन द ग्रीक अल्फाबेट एंड इट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को ना हम लोग पाई रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं. अब जो हमारे आर्किमिडीज थे, द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फादर ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने कहा कि अगर किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी है, 22 यूनिट्स है, और तब जो उसकी डायमीटर होगी दैट विल बी मस्ट 7 यूनिट्स ऑफ कोर्स. और जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि 22/7 के इक्वल होता है, विच इज 3.14159 एंड कंटिन्यूज गोइंग. क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सुपर कंप्यूटर ने ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस में फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट इजंट फाउंड. कोई बात नहीं, वी जस्ट वर्क पाई की वैल्यू. तो हम लोग फिजिक्स में तो बस 3.14 ही लगाते, कभी कभी 3.14159 लगा देते. तो ना आज पाई डे क्यों सेलिब्रेट होता है? बिकॉज 3.14 यहाँ पे ना 3 and 14 हमें दिख रहे हैं, 3 and 14. अगर हम लोग ना इफ आई जस्ट कंसंट्रेट हियर, इसकी जो पाई की वैल्यू होती है दिस इज 22/7. इसको आप 3.14159 एंड डॉट 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 ऐसे जाते जाती है. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो सो दिस इज 3.14. इसी वजह से 3 and 40 मतलब कि यहाँ से ड्राइव किया गया कि 3/14 कि हम लोग 14th मार्च 14th दिस इज. अब ना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे मंथ का एंड यहाँ पे डेट वाला सिस्टम लगाया गया कि 14th. अब ऐसा नहीं होगा ना कि 3 and 14 को सेलिब्रेट करेंगे, 14th तो कोई मंथ होता ही नहीं है, इसलिए 14th डेट को इन द 3rd मंथ यानी मार्च को हम लोग पाई डे सेलिब्रेट कर सकते हैं. मतलब कि 14 मार्च को हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ इसकी वैल्यू की वजह से, दैट इज 3.14. अब इसे ना 1:59 पे AM पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, 1:59 पे क्यों किया जाता है? नेक्स्ट वैल्यू 159.
अब इसकी वजह से 1:59 आई थिंक 59 इसे कहते हैं आई थिंक हिंदी में। आई ऑल्सो लर्न अ बिट फ्रॉम पेरेंट्स फैमिली। अब ना 1:59 पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज 1:59। इसीलिए this is Pi Day, tribute to Professor Stephen Hawking, and anyhow happy birthday to Professor Albert Einstein. And again Stephen Hawking professor, he was also location professor of mathematics, a professorship which I also want to gain. मैं भी location professor of mathematics बनना चाहता हूँ, और वो काम जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्टार्ट किया था, जिसे स्टीफन हॉकिंग ने एक कदम आगे ले गया था, अब वही काम मैं भी पूरा करना चाहता हूँ। एंड आई विल श्योरली find out a complete unified theory and a theory of everything. So I just want to do that and hope I can do so. So thank you for watching this video very much. So thank you for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.